नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं विनय खंडेलवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज देवली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीसी राजीसी देवली क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका संबंध बीए पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट से है, एमडीएस यूनिवर्सिटी की सिलेबस के अकॉर्डिंग। आज हम एक महान विचारक इमाइल दुर्खिम के एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट और वर्तमान समाज या वर्तमान समय के हिसाब से भी देखें तो बहुत ही समसामयिक सा टॉपिक है, जिसे हम वर्तमान समाज से भी जोड़ के देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। आज हम अध्ययन करेंगे कि दुर्खइम ने आत्महत्या की जो थ्योरी दी, सुसाइड, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि आत्महत्या आखिरकार क्या है। आत्महत्या, फ्रेंच में इसको ली सुसाइड, LESUCID, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद द सुसाइड है। यह दुर्खिम की एक तीसरी प्रमुख पुस्तक थी। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी, इमाइल दुर्खिम, जिन्हें समाजशास्त्र के को फाउंडर कहते हैं। आपको पता है समाजशास्त्र के संस्थापक ऑगस्ट कॉम्टे आप पढ़ चुके हैं, उन्हीं श्रेणी में भी इनका नाम आता है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1897 में हुआ। इस कृति की महानता का हम इसी से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो चीज़ 1897 में हुई वो वर्तमान समय में भी किस प्रकार प्रासंगिक है, किस प्रकार अपनी उपयोगिता को सिद्ध करती है। इस ग्रंथ में दुर्खिम ने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का तथ्यात्मक प्रमाण प्रस्तुत करने का प्रयास किया। आत्महत्या के संदर्भ में दुर्खिम का विचार इसलिए भी और अधिक उपयोगी एवं क्रांतिकारी हो जाता है क्योंकि दुर्खइम से पूर्व आत्महत्या, जो सुसाइड था, उसको एक व्यक्तिक समस्या माना जाता था। माना जाता था कि एक व्यक्ति की वजह से आत्महत्या होती है, व्यक्ति ही आत्महत्या के लिए उत्तरदायी है। जो व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है वही उसका कारण है संपूर्णता में, पूरी तरह। उसके अलावा कोई भी आत्महत्या के पीछे कोई भी ऐसा घटक या कारण मौजूद नहीं है। किंतु दुर्खइम ने आत्महत्या के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण माना वो इस सोसाइटी और समाज को उसके लिए उत्तरदायी ठहराया, क्योंकि उनके अनुसार समाज कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देती है जिससे व्यक्ति ना चाहते हुए भी अपने जीवन को समाप्त करने की तरफ बढ़ता है। दुर्खइम के अनुसार समाज में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो मनुष्य को सुसाइड के लिए प्रेरित करती है। यह सामूहिक शक्ति सामाजिक जीवन की परिस्थितियों से उत्पन्न होती है। तो दुर्खइम ने जो व्यक्तिगत कारण था सुसाइड का, उसको नकारते हुए पूरी तरीके से समाज को इसके लिए उत्तरदायी ठहराया, जो आंशिक रूप से न केवल तत्कालीन समाज पर वर्तमान में भी हो रही आत्महत्याओं पर यदि हम एक नज़र डालें, उनका एक विश्लेषण करें, तो आंशिक रूप से तो यह बात सत्य प्रतीत होती है। दुर्खइम का जो ग्रंथ है आत्महत्या, उसको हम 3 मुख्य भागों में विभाजित करते हैं। ग्रंथ के प्रथम जो उसका आपकी पुस्तक है, उसके जो प्रथम भाग में आत्महत्या संबंधी जो मनोविकृतियां है उसकी चर्चा हुई है। उसके दूसरे भाग में ग्रंथ के आत्महत्या के कारकों एवं प्रकारों का उल्लेख हुआ है, और तीसरे भाग में आत्महत्या की सामाजिक प्रकृति को उल्लेखित किया गया है। इस रूप में इस पूरे ग्रंथ में आत्महत्या की चर्चा की गई है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखते हैं तो हम सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ सुसाइड की, आखिरकार आत्महत्या क्या है। तो आत्महत्या को परिभाषित करते हुए दुर्खइम लिखते हैं कि आत्महत्या शब्द मृत्यु की उन समस्त घटनाओं के लिए प्रयोग होता है जो स्वयं मरने वाले की सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया का प्रत्यक्ष परिणाम होता है, जिसके भावी परिणाम, तो आत्महत्या का भावी परिणाम क्या होगा? डेथ, उसको वह जानता है। देखिए, जो भी आत्महत्या कर रहा है वह उसकी कोई भी सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया का परिणाम प्रत्यक्ष हो सकता है, अप्रत्यक्ष हो सकता है। कोई भी चीज़ जो उसे आत्महत्या करने पर उतारू कर रही है, उसे प्रेरित कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात,
हर व्यक्ति जो आत्महत्या कर रहा है वह उसके परिणाम को जानता है कि निश्चित रूप से उससे उसकी प्राप्ति डेथ को होगी, निश्चित रूप से उसकी जीवन समाप्त होगा। अब हम चर्चा करते हैं आत्महत्या की कुछ विशेषताओं पर कि सुसाइड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। तो एक ऐसी मृत्यु को ही आत्महत्या कहा जाएगा जो स्वयं मरने वाले की क्रिया का परिणाम होती है। आत्महत्या की एक और विशेषता होती है कि व्यक्ति इच्छा पूर्वक सोच विचार कर आत्महत्या करता है अधिकांश स्थितियों में, और वह अपनी क्रिया के परिणाम को जानता है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अचेतन रूप से आत्महत्या की ओर बढ़ जाता है, वह उसके प्रति जागरूक ना हो, वरन आत्महत्या जो भी व्यक्ति कर रहा है वह सोच विचार कर करता है और उसके परिणाम को निश्चित रूप से जानता है। तीसरा पॉइंट, पूर्व निश्चय के साथ जानबूझकर की जाने वाली आत्मघाती क्रिया का परिणाम है आत्महत्या। ये तो रही इसकी डेफिनेशन और कुछ विशेषताएं, और एक हम अब इसके एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके 20 वर्ड्स में भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, और इसको लेक्चर, कॉलेज लेक्चर, नेट एग्जाम, आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा भविष्य में देंगे, उसमें प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है कि दुर्खाइम ने आत्महत्या की सामाजिक प्रकृति को इस प्रकट करने के लिए कितने देशों के आधार पर अपने आंकड़े के मत की पुष्टि की। मतलब ये जो सुसाइड के बारे में इतनी बातें कर रहे हैं कि आत्महत्या क्या है, उसके क्या प्रकार है, तो उनके अध्ययन का कोई क्षेत्र तो होगा जिस आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी पुस्तक लिखी और जिसकी इतनी चर्चा हुई और जो वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है। तो उन्होंने यूरोप के 11 देशों, फ्रांस, इंग्लैंड, डेनमार्क आदि के अध्ययन के आधार पर ही अपने मतों की पुष्टि की कि आत्महत्या है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि कितने देशों के आंकड़ों के आधार पर आत्महत्या की सामाजिक प्रकृति को दुर्खाइम ने उल्लेखित किया, तो आपका उत्तर होना चाहिए 11 कंट्रीज, अर्थात 11 देश। दुर्खाइम ने आत्महत्या के मनोवैज्ञानिक, जैविक, प्राकृतिक, सामाजिक कारकों का तो उल्लेख किया, किंतु आप प्राकृतिक दशाओं को आत्महत्या की वास्तविक प्रेरणा नहीं मानते। अर्थात कोई भी नेचुरल कंडीशन होती है उसे आप सुसाइड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं मानते, वरन आप आत्महत्या की जो वास्तविक प्रेरणा मानते हैं वह उनकी सामाजिक दशाओं में निहित मानते हैं। अब हम सबसे पहले यदि आत्महत्या के साइकोपैथिक कारण देखें तो पागलपन एक आत्महत्या की वजह हो सकती है, एक उन्माद एक आत्महत्या की वजह हो सकती है, मदपान, विषादपूर्ण सम्मोहित आत्महत्या, ये हो गए आत्महत्या के मनोवैज्ञानिक कारण जो हो सकते हैं, जिसकी दुर्खाइम ने इतनी अधिक चर्चा नहीं की है। दूसरे इसके जैविकीय कारण हो सकते हैं, प्रजाति आत्महत्या के लिए प्रेरित कर सकती है, पैतृकता। गाल तथा एस्क्विरोल नामक विद्वानों ने तो पैतृकता को ही आत्महत्या का कारण बताया है। इसके अलावा कुछ भौगोलिक दशाएं भी आत्महत्याओं का कारण हो सकती है, जैसे जलवायु, तापमान आदि। मॉन्टेस्क्यू नामक एक विचारक ने तो आत्महत्या को ऋतुओं के साथ जोड़ा है, अर्थात हमारे जो ऋतुएं होती है, गर्मी, सर्दी आदि, उनके आधार पर आत्महत्या की व्याख्या प्रस्तुत की है। तो मनोवैज्ञानिक, प्रजातीय, पैतृकता, भौगोलिक दशा निश्चित रूप से ये आत्महत्या के लिए उत्तरदायी हो सकती है, पर जो दुर्खाइम का जो महत्वपूर्ण बिंदु था आत्महत्या को लेकर वो था सामाजिक। उनके अनुसार सामाजिक क्रिया ही आत्महत्या का एक वास्तविक आधार है। दुर्खाइम तापमान और मौसम को आत्महत्या के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं मानते। हो सकते हैं ये भी कि मौसम, ऋतुएं आत्महत्या के लिए उत्तरदायी हो, पर दुर्खाइम वास्तविक रूप से इनको नहीं मानते। उनके अनुसार सामाजिक क्रिया में होने वाला परिवर्तन ही आत्महत्या के लिए उत्तरदायी है। उनके अनुसार दिन में सामाजिक क्रिया अधिक होती है, इसलिए आत्महत्या अधिक हो जाती है। रात्रि में चूंकि विश्राम का समय होता है, जीवन भी थोड़ा निष्क्रिय हो जाता है, इसलिए आत्महत्या की दर कम होती है। इसी प्रकार गर्मी में आत्महत्या की दर तीव्र होती है और जून जुलाई में आत्महत्या की दर अगस्त की तुलना में अधिक होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा भी जा सकता है कि आत्महत्या किस ऋतुओं में ज़्यादा होती है, तो गर्मियों में ज़्यादा होती है। इसी प्रकार दिन में अधिक होती है क्योंकि व्यक्ति अधिक समय के लिए सक्रिय रहता है। एग्जाम की दृष्टि से ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट तथ्य है।
अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चर्चा करते हैं कि दुर्खिम ने अपने आत्महत्या संबंधी विचारों में स्पष्टता करते हुए यह कहा है कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य, एक सोशल फैक्ट है, अतः सामाजिक कारक ही आत्महत्या के लिए उत्तरदायी होते हैं। दुर्खिम आत्महत्या के, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 वर्ड्स या 50 वर्ड्स या 400 वर्ड्स, आपसे किसी भी फॉर्मेट में प्रश्न पूछा जा सकता है। और हर वर्ष यह विश्वविद्यालय परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं, जो भी एग्ज़ाम होते हैं, सुसाइड के बिना एग्ज़ाम नहीं होता। मतलब कि सुसाइड का क्वेश्चन के बिना कोई परीक्षा बड़ी मुश्किल होती है, इसलिए ये आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। दुर्खिम आत्महत्या के 4 प्रकारों का उल्लेख करते हैं। फर्स्ट जो आत्महत्या का दुर्खिम ने प्रकार बताया, मैं बार बार दुर्खिम दुर्खिम बोल रहा हूँ, आप किसी भी नाम से इसको बोल सकते हैं, दुर्खिम या दुर्खिम एक ही बात है। तो पहला जो इसका प्रकार है वह है अहमवादी आत्महत्या, जिसे हम अंग्रेजी में इगोस्टिक सुसाइड कहते हैं। दूसरी परार्थवादी एल्ट्रिस्टिक सुसाइड, तीसरी आदर्शहीन आत्महत्या एनोमिक सुसाइड, और चौथी घातक आत्महत्या फैटलिस्टिक सुसाइड। आपको, जैसा मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ, कि इन वर्ड्स को आपको इंग्लिश में भी याद करना है। ऐसा ना हो आप हिंदी में याद कर ले और एग्जाम में आपसे पूछ ले एनोमिक सुसाइड क्या है, फिर आप सोचें ये क्या होता है, जबकि आप पढ़ चुके हैं कि एनोमिक को आदर्शहीन बोलते हैं। आपसे पूछ ले एल्ट्रिस्टिक सुसाइड क्या है, इगोस्टिक सुसाइड क्या है। तो आपकी जिम्मेदारी यह होनी चाहिए कि आप ना केवल इस कॉन्सेप्ट को याद करें, वरन इसको अंग्रेजी और हिंदी दोनों में याद करें, ताकि विश्वविद्यालय और प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की भ्रामक स्थिति होने से आप लोग घबराएं ना और सही उत्तर दें। अब हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि आखिरकार अहमवादी या इगोस्टिक आत्महत्या क्या है। तो जैसा नाम से ही स्पष्ट होता है, जैसे अहमवादी अर्थात शायद व्यक्ति के अहम को इसमें चोट लगती है और उसके फलस्वरूप जो वह आत्महत्या करता है वह अहमवादी आत्महत्या है। इसमें व्यक्ति स्वयं को समाज से अलग और कटा हुआ महसूस करता है और वह यह सोचता है कि लोग उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। एकांतवाद से उसका मन बोझिल हो जाता है और वह अपनी जीवन लीला को समाप्त करने के लिए आत्महत्या कर बैठता है। अर्थात इस प्रकार की आत्महत्या में व्यक्ति स्वयं को समाज से अलग मान लेता है, वह सोचता है उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, वो एकांतवाद और एकाकीपन की तरफ अपने जीवन में बढ़ता है, उसका मन बोझिल होता है और वह अपनी जीवन लीला को समाप्त करने के लिए आत्महत्या कर बैठता है। दूसरा जो अहम प्रकार है आत्महत्या का वह है परार्थवादी आत्महत्या, जिसे हम अंग्रेजी में एल्ट्रिस्टिक सुसाइड कहते हैं। अहमवादी आत्महत्या के विपरीत रूप को ही परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं। यह आत्महत्या का वह रूप है जब किसी समाज में व्यक्ति का इतना अधिक एकीकरण हो जाता है कि व्यक्ति का महत्व ही समाप्त हो जाता है। अर्थात व्यक्ति समाज में इतना अधिक मिल जाता है कि समाज के लिए अपना जीवन न्योछावर करने का पूरा प्रयास करता है या न्योछावर कर ही देता है। परार्थवादी आत्महत्या में व्यक्तिगत हित सामूहिक हित में पूर्णतया विलीन हो जाते हैं। अर्थात व्यक्ति का कोई अपना एक अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, उसे हम परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं। और व्यक्ति और समाज के मध्य की दूरी एक प्रकार से इसमें समाप्त हो जाती है, दोनों एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। जैसे सती प्रथा, जौहर तथा सन्यासी द्वारा समाधि लेना, डेनमार्क में सैनिक वृद्धावस्था में रोग से मरना अपमान समझते हैं तो चट्टान से कूदकर आत्महत्या, सैनिक का शहीद होना, ये सब परार्थवादी आत्महत्या के उदाहरण हैं। दुर्खिम ने परार्थवादी आत्महत्याओं के 3 प्रकार बताए। तो पहला कर्तव्य प्रधान, की किसी कर्तव्य के तहत कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, जैसे समाज की इच्छा या आदेश को ही महत्वपूर्ण मानना, जैसे सती प्रथा, जौहर आदि। दूसरा वैकल्पिक परार्थवादी आत्महत्या, अर्थात इस प्रकार की परार्थवादी आत्महत्या में भी व्यक्ति समाज के लिए ही अपना सर्वस्व न्योछावर करता है। इसमें व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान के कारण आत्महत्या करता है, जैसे देश के लिए शहीद होना। और तीसरी प्रकार की जो परार्थवादी आत्महत्या है वह है उग्र परार्थवादी आत्महत्या। इस प्रकार में व्यक्ति की अवैयक्तिकता चरम पर होती है और इस प्रकार सामाजिक पर्यावरण व्यक्ति को समाज की शक्ति के सम्मुख बिल्कुल स्वत्वहीन और
मूल्यहीन कर देता है। जैसे जैन धर्म में जो संथारा की प्रथा है उसे हम उग्र परार्थवादी आत्महत्या में रख सकते हैं। तीसरा जो आत्महत्या का प्रकार है वह है आदर्शहीन आत्महत्या, जिसे हम एनोमिक आत्महत्या कहते हैं। इस प्रकार की आत्महत्या उस समय में की जाती है जब कई बार आपने देखा है कि समाज में अचानक ही कई परिवर्तन होते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति निराशा और अत्यधिक प्रसन्नता अनुभव करता है, जिससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और वह आत्महत्या कर बैठता है। इस प्रकार की आत्महत्या का हम यदि उदाहरण देखें तो जैसे आर्थिक संकट होता है, कई बार आपने देखा है इकोनॉमी बहुत बूस्ट हो जाती है, इकोनॉमी लो हो जाती है, तो उस समय व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आता है कि क्या हुआ। हो सकता है उसका व्यापार में बहुत अधिक नुकसान हुआ, जिस प्रकार शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आप लोग देखते हैं, तो उस शेयर बाजार में जो उतार चढ़ाव के फलस्वरूप व्यक्ति जो सुसाइड करता है उसे हम एनोमिक सुसाइड का उदाहरण मानते हैं। इसी प्रकार वैवाहिक जीवन में भी कई बार व्यक्ति की जीवन में कुछ इस प्रकार परिवर्तन होते हैं, कुछ अचानक परिवर्तन होते हैं कि व्यक्ति समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है, और ऐसी स्थिति व्यक्ति को निराशा की ओर लेके जाती है और ऐसे व्यक्ति में नियमहीनता आती है और वह आदर्शहीन आत्महत्या की तरफ अग्रसर होता है। और जो चौथी प्रमुख आत्महत्या दुर्खिम ने बताई वह थी घातक आत्महत्या। इस 3 प्रकार की आत्महत्याओं के अतिरिक्त भी दुर्खिम ने कुछ ऐसी आत्महत्या का उल्लेख किया है जिसे हम घातक आत्महत्या कह सकते हैं। इस प्रकार की आत्महत्या के लिए उत्तरदायी कारणों में अत्यधिक नियंत्रण और कठोर नियम होते हैं, अर्थात किसी व्यक्ति के साथ जीवन में अत्यधिक नियंत्रण और कठोर नियमों का पालन हो तो वह घातक आत्महत्या की तरफ अग्रसर होता है। जब कोई युवक, अब हम इसका उदाहरण लेते हैं कि युवक अपनी स्वतंत्र वासना की पूर्ति के लिए संतुष्टि चाहता है, किंतु समाज का नियम उसे एक पत्नी तक सीमित रहने के लिए बाध्य करता है, तो वह मजबूरी घातक आत्महत्या की ओर उसे प्रेरित करती है। आप सभी को इन 4 प्रकार की आत्महत्याओं को समझने के लिए उसमें जो थोड़ा थोड़ा अंतर है, कुछ प्रकार की आत्महत्या आपको एक जैसी लगेगी तो आपको थोड़ा थोड़ा अंतर करके इसको समझ के पढ़ना होगा, कई बार इसका रिवीजन करना होगा, तभी आपको क्लैरिफाई होगा। अब हम अंत में चर्चा करते हैं कि हमने आत्महत्या के 4 प्रकार बताए, अहमवादी, परार्थवादी, नियमहीनता और घातक आत्महत्या। तो ये दुर्खिम का जो आत्महत्या का सिद्धांत जो 1897 वर्ष में उन्होंने दिया वो वर्तमान में कितना प्रासंगिक है, या उसकी उस समय के समकालीन विद्वानों ने किस प्रकार आलोचना की, वो हम करते हैं। तो रॉबर्ट बीयरस्ट्रीट के शब्दों में यह एक वास्तविकता है कि दुर्खिम का ग्रंथ केवल आत्महत्या का ही अध्ययन नहीं वरन उन समाजों का अध्ययन है जिसमें हम रहते हैं। जिलेबॉर्ग एवं स्टैनमेज दोनों ने तथ्य संकलन के आधार पर यह बात कही कि आत्महत्या की प्रवृत्ति आधुनिक मनुष्यों की तुलना में आदिम मनुष्यों में अधिक थी। इसी प्रकार बार्न्स एक विचारक हैं जो आत्महत्या के सिद्धांत में दुर्खिम ने जो व्यक्तिगत प्रेरणा और सांस्कृतिक कारकों का जो अधिक महत्व नहीं दिया, इसके लिए उन्हें आलोचना का जिम्मेदार ठहराते हैं। उन्हें गलत मानते हैं कि आत्महत्या केवल कोई सामाजिक वजह से ही नहीं है, आत्महत्या सामाजिक तथ्यों या सामाजिक कारणों की वजह से ही नहीं वरन इसमें इंडिविजुअल मोटिवेशन भी कार्य करता है। इसके अतिरिक्त दुर्खिम आत्महत्या के जैविक एवं मनोवैज्ञानिक कारणों को भी अधिक महत्व नहीं देते। तो इनकी जो आलोचना की उस समय के विद्वानों ने, तो उनका ये मानना था कि आत्महत्या पूरी तरीके से सामाजिक नहीं है। निश्चित रूप से सामाजिक कारक आत्महत्या के लिए उल्लेखनीय है, आत्महत्या के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, पर हम व्यक्तिगत, मनोवैज्ञानिक, भौगोलिक, जैविक, सांस्कृतिक कारणों की भी अवहेलना नहीं कर सकते। यदि अंत में हम संपूर्णता में देखें तो आत्महत्या का सिद्धांत में आंशिक कमी होने के बावजूद भी वर्तमान समय या तत्कालीन समय में अपनी एक छाप निश्चित रूप से छोड़ पाने में सफल होता है। इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले लेक्चर में शीघ्र ही मिलते हैं।